आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक ने मुकदमा अपराध संख्या 629/2024 629/2024 धारा 147, 166, 167, 323, 504, 506, 427, 452, 342, 336, 355, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कराई है। इन धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है। इस एफआईआर में तत्कालीन आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, इसके अलावा एलआईयू महाराजगंज के 2 इंस्पेक्टरों तथा महाकालेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करने का नामजद जो आदेश दिया था वो एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है तथा साथ ही साथ कई अन्य अज्ञात लोग हैं जो दौरान विवेचना उनके नाम प्रकाश में आएंगे। अब इनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनके पद नाम के साथ कुल 26 लोग हैं, जिनमें तत्कालीन जिलाधिकारी और 2010 बैच के आईएएस अफसर अमरनाथ उपाध्याय, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल, तत्कालीन कार्य अधीक्षक SOW अविनी ई राजमार्ग लोक निर्माण विभाग गोरखपुर मणिकांत अग्रवाल, अशोक कन्नौजिया अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय मार्ग वृत्त लोक निर्माण लखनऊ, नेशनल हाईवे के आरओ दिग्विजय मिश्रा, नगर पालिका महाराजगंज के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजेश जायसवाल, नेशनल हाईवे के स्थानिक अभियंता RK सिंह, नेशनल हाईवे के स्थानिक अभियंता देवानंद यादव, महाराजगंज के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला, महाराजगंज के तत्कालीन एलआईयू इंस्पेक्टर राजन श्रीवास्तव, वर्तमान में महाराजगंज में कार्यरत एलआईयू इंस्पेक्टर संतोष सिंह, तत्कालीन शहर कोतवाल सर्वेश कुमार सिंह, तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर निर्भय कुमार सिंह, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर SK सिंह रघुवंशी, तत्कालीन नगर चौकी इंचार्ज नीरज राय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अविनाश त्रिपाठी, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर जयशंकर मिश्र, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रणविजय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर कंचन राय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मनीषा सिंह और महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, मालिक, ठेकेदार अनुज सिंह और सुनील द्विवेदी। इसके अलावा महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर HN पाल, उनके कर्मचारी संतोष, टीम लीडर यानी कि अथॉरिटी इंजीनियर SK वर्मा, अधिकृत अभियंता राकेश कुमार, ये 26 लोग नामजद हैं और इनके अलावा कई अन्य अज्ञात हैं जो दौरान विवेचना जिनका नाम प्रकाश में आएगा वो भी आरोपी बनेंगे और उनको सजा मिलेगी। मैं दोहराना चाहता हूं यहां पर उत्तर प्रदेश CBCID से जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन एक पीड़ित के तौर पर यदि यूपी CBCID उत्तर प्रदेश के किसी भी IAS IPS के दबाव में आकर गलत विवेचना करती है तो मैं पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा और इसकी विवेचना CBI को ट्रांसफर करवाऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यहां पे मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर के अलावा कहा है कि समस्त दोषी अफसरों के खिलाफ कठोरतम विभागीय दंडात्मक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव 1 महीने के अंदर करें तथा 4 महीने के अंदर समस्त जांच पूरी कर अवगत कराएं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में देश भर के समस्त मुख्य सचिवों को अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से आदेश भेजा है कि अब देश में किसी भी नागरिक का दुकान और मकान, कोई भी संपत्ति बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराई जा सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी भी नागरिक के लिए अंतिम सुरक्षा उसका घर ही होता है। बिना 15 दिन की लिखित नोटिस दिए नोटिस को मकान पर चस्पा कराए, वीडियोग्राफी कराए, मकान के अभिलेखी दस्तावेजों का सत्यापन कराए तथा इसके बाद सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद ही पूरे देश में किसी के मकान को गिराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और यदि इसमें किसी भी अफसर ने कोई भी त्रुटि की तो संपत्ति ध्वस्तीकरण के जिम्मेदार अधिकारियों के जेब से इसकी क्षतिपूर्ति और मुआवजा वसूला जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कानून के मुताबिक, देश में कानून का राज है और कानून के मुताबिक इन सभी दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले। मैं इस जीत के लिए महाराजगंज जिले से लेकर नई दिल्ली तक अपने पत्रकार मित्रों का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अगर महाराजगंज जिले से नई दिल्ली तक पत्रकार साथियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे मित्रों ने, माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सच का साथ नहीं दिया होता तो मैं यह लड़ाई नहीं लड़ सकता था। यहां पर पिछले 5-5.25 साल में पहुंच पाया हूं। मेरा यह मानना है कि यह लड़ाई मेरी केवल अकेले की नहीं थी। शहर भर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। मैंने कोई बताने को तैयार नहीं कि क्या आंकड़ा है। मजबूर होकर मैंने भारत की संसद में यह सवाल उठवाया कि आखिरकार महाराजगंज में क्या तोड़फोड़ हुई है, कितने लोगों की हुई है NH 730 के निर्माण पर, क्या इसका कोई आंकड़ा है। तब जाकर सरकार का जवाब आता है। और 10 फरवरी 2020 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपना जवाब दिया, जिसमें बताया कि 165 लोगों ने स्वयं हटाया तथा 7 लोगों को पहचान कर हटाया गया। और यह कहा गया कि किसी की निजी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी की निजी संपत्ति को नहीं तोड़ा जा रहा है। यह सरासर झूठ बोला गया। महाराजगंज में हजारों लोगों का मकान तोड़ दिया गया। अभी मेरे पास 6 नवंबर के इस आदेश के बाद देश भर से कई हजार फोन कॉल आए, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, हरियाणा से और अपने पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के। मैं उदाहरण स्वरूप एक नाम लेना चाहता हूं। फरिंदा से कैंपियरगंज की तरफ जाने पर कैंपियरगंज में एक जायसवाल जी हैं, संभवतः रणवीर जायसवाल या रणधीर जायसवाल है। उनका जेके टायर का कोई शोरूम था। वो मेरे पास आए महाराजगंज मुझसे मिलने इस आदेश के बाद और रोने लगे मेरे सामने और कहे कि श्रीमान जी, मेरा 55 फीट सड़क पर चौड़ा और 60 फीट गहरा मकान इसी सितंबर 2024 में अधिकारियों ने अंधेर गर्दी करते हुए बिना अधिग्रहण, बिना मुआवजे के गिरा दिया। अब ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा। अब महाराजगंज के कॉलेज रोड पर जो तोड़फोड़ होनी है, कोई तोड़फोड़ 1 इंच की जिला प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं कर सकेगा। मैं अपने रहते हुए महाराजगंज से ठूठीबारी तक 1 इंच भी किसी का अतिक्रमण के नाम पर झूठ बोलकर कि अतिक्रमण है नहीं तोड़ने दूंगा। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की जमीन यदि लेनी है तो अभिलेखी सत्यापन करके उसका मुआवजा दिया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा, फिर ही तोड़ सकते हैं। आगे मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई, जैसा मैंने बोला कि केवल मेरी अकेले की नहीं थी। शहर भर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। लोगों को डरा धमकाकर सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स लगाकर
पीएसी तथा रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर सड़क के समस्त रास्तों पर बैरिकेडिंग करके दहशत का माहौल बनाया गया, ताकि 182 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की जा सके। शहर के हजारों लोगों को डरा धमकाकर खुद मकान तोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और किसी को भी 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। आखिर क्यों? मैंने अपना मकान प्रशासन से आतंकित होकर नहीं तोड़ा तो जबरन बुलडोजरों से ध्वस्त करा दिया गया। जिन सैकड़ों लोगों के मकान आतंकित कर स्वयं तोड़ने पर मजबूर किया गया, उनमें से कई लोगों की मौत सदमे व हार्ट अटैक की वजह से हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? यह बड़ा सवाल है। शहर के रुपए के बाजार को समाप्त कर दिया गया। क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाविकास योजना में स्वीकृत जनपद मुख्यालय के बाईपास को बनाने की बजाय शहर के बीचों बीच से हाईवे क्यों निकाला गया? इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस है, सड़क निर्माण एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस है कि किसी भी कस्बे के बीच से हाईवे नहीं निकाला जा सकता। फिर भी किसने और क्यों एक बड़ा षड्यंत्र सिर्फ कमीशन खोरी के लिए रचा और शहर के बीचों बीच से हाईवे निकाल दिया गया जबरदस्ती। इसकी न सिर्फ व्यापक जांच होगी बल्कि इस भ्रष्टाचार और अनियमितता के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच हाईवे निकालने से आए दिन निर्दोष नागरिकों को भारी वाहनों के नीचे दबकर मौत की नींद सोना पड़ रहा है। हमारे सभी पत्रकार मित्र नगर के हैं, आपको पता है कि आए दिन कितने हादसे इस शहर में हो रहे हैं और शहर से हाईवे निकालने का यह अपने आप में देश में एक अनोखा उदाहरण है। कहीं ऐसा नहीं हुआ। मैं इंडियन रोड कांग्रेस की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यहां कोई भी सड़क हाईवे बीच से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा ऐसे हादसे के जिम्मेदार लोगों को